तो आज के क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनरेशन की बात। देखिए, जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये समझना ज़रूरी क्यों है, क्या आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं क्या वही कंप्यूटर स्टार्टअप से ऐसा था, है ना? अगर नहीं था तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए, और उन बदलाव को समझना इसलिए ज़रूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कंप्यूटर्स आज के डेट में जो हम यूज़ कर पा रहे हैं उसकी फ़ीचर्स, क्वालिटीज़ किस तरीके से हमारे सामने आई है ना? तो इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसकी पीढ़ियाँ क्या थी, इसकी जनरेशन्स क्या थी। आखिर स्टार्टअप जो कंप्यूटर आया था क्या वो इससे अलग था, है ना? उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, प्रथम पीढ़ी। जो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दैट इज, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या है, इन पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, इसमें टेक्नोलॉजी का कौन सा प्रयोग होता था। देखिए, सवाल आपसे यहीं से आते हैं कि आपके किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोलोगे बेटा, वैक्यूम ट्यूब। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो उसमें यूज की गई थी। ये जो आपको दिख रहा है ग्लास का बना हुआ, यही वैक्यूम ट्यूब होता था, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, ENIC, ED वैक, ये कुछ नाम थे। देखिए, इसमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। एक पंच कार्ड आता था, कार्ड था। अब चूंकि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब देख रहे हो, यहाँ पे एक दो यूज नहीं होते थे, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके कारण उस समय जो कंप्यूटर यूज होता था वो बहुत ही बड़ा साइज में था, इतना बड़ा कि जिसमें हम ये मान के चलो, ये हमारा जो कमरा है ना, इससे बड़ा साइज का एक कंप्यूटर होता था, जिसका वजन टन्स में थे, अराउंड 30 टन्स, 30 टन के आसपास। अब सोचिए, एक कंप्यूटर जिसका वजन 30 टन का हो, ठीक है, जो इतने बड़े रूम का साइज का हो, क्या उस सिस्टम को हम यूज कर पाएंगे? तो और उसके अलावा अगर इसके फीचर्स की बात करोगे तो ये बहुत ही स्लो था, ठीक है, बहुत ही धीमा था, बहुत। इसके अलावा उसका जो मेमोरी था, मेमोरी मतलब स्टोरेज, वो बहुत ही कम होता था, बहुत ही लेस था, यानी कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरेज था, और हमारे और आपके लिए नहीं था, ये आम आदमी की पहुंच के बाहर था, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा वो यूजर फ्रेंडली नहीं था कि हम और आप उसको प्रयोग कर सकते थे। इसके अलावा वो बहुत ही एक्यूरेट भी नहीं था, यानी कि जो कैलकुलेशन करता था वो बहुत ज़्यादा कैसा नहीं था, एक्यूरेट भी नहीं था। तो कंप्यूटर से हमें जो उम्मीद थी, ना उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा थी, ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, ना उसके पास मेमोरी ज़्यादा थी, है ना? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, और इसके अलावा इतना बड़ा साइज का कंप्यूटर होगा तो सोचो वो कितना ज़्यादा हीट जनरेट करता होगा, उसमें कितना ज़्यादा गर्मी निकलती होगी। तो उसमें बताओ इंसान बैठ पाएगा काम करने के लिए? इसके अलावा सोचो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता होगा, यानी कि कितना ऊर्जा चाहिए उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो बहुत सारी खामियां थी उस कंप्यूटर के अंदर, है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होता था, हीट ज़्यादा जनरेट करता था, स्लो बहुत था, मेमोरी स्टोरेज कम था, एक्यूरेट भी नहीं था। तो ये सारी वो कमियां थी जो फर्स्ट कंप्यूटर में था। लेकिन एक चीज़ क्या था, ये स्टार्टअप वहाँ से आया था, एटलीस्ट एक शुरुआत तो हुई थी कंप्यूटर की, ठीक है? तो ये था फर्स्ट जनरेशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला जनरेशन, तो टेक्नोलॉजी आप लोग बताएंगे वैक्यूम ट्यूब, और इसके अलावा ये सारे फीचर्स, स्लो था, साइज बहुत बड़ा होता था, हीट जनरेट करता था, वैक्यूम ट्यूब था, स्लो था, मेमोरी स्टोरेज कम था। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, देखो बच्चे, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप रटोगे ना तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, है ना? हमको क्या करना है कि किसी भी जनरेशन को अगर हमने एक जनरेशन समझ लिया तो आगे के जनरेशन को समझने के लिए हमें रटना कुछ नहीं है। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए फर्स्ट जनरेशन में, वो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, और उसी के बेसिस पे अगला जनरेशन हमको समझना है। अब देखिए, पहला चीज़ था टेक्नोलॉजी। आखिर देखो, एक कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जितनी भी कमियां आई होंगी, आखिर जो इसके नेक्स्ट जनरेशन में जो सुधार करने वाले लोग आए होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि इनकी कमियों को दूर करें। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, ये सब क्या था, एक कमी ही तो था, है ना? तो इसके लिए
ये एक बेल लैबोरेटरीज था, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को बदल दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ा साइज होने का रीज़न क्या था, वैक्यूम ट्यूब, है ना। उन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करो। तो जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करो तो लाएंगे क्या, तो उसकी जगह पे एक नई टेक्नोलॉजी आई ट्रांजिस्टर का। यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी आई वो क्या था बेटा, ट्रांजिस्टर। चूंकि ट्रांजिस्टर का साइज बहुत छोटा था इन कंपैरिजन ऑफ वैक्यूम ट्यूब, उसकी तुलना में। इसके अलावा वो अर्धचालक से बना होता था, सेमीकंडक्टर से। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे आपके क्या है, वही जिसका हम लोग आज के डेट में मेमोरी चिप बनाने के लिए यूज करते हैं, यूएसबी स्टोरेज बनाने के लिए यूज करते हैं, ये सब अर्धचालक होते हैं। ट्रांजिस्टर का काम वही था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का था, लेकिन किंतु इनका आकार क्या था, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था। इसके अलावा ये ट्रांजिस्टर उसकी तुलना में अधिक तीव्र गति से काम करता था, ठीक है। इसमें विद्युत की खपत भी बहुत कम थी। तो इसके अलावा इसमें मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हो गया। तो देखिए जितने भी कमियां मैंने आपको भी बताई थी, ऑलमोस्ट धीरे से इसमें सुधार किया ना इन्होंने। क्या कर दिया, साइज छोटा कर दिया। तो जब साइज छोटा होगा तो देखो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब रूम में स्पेस कम लेगा। अगर स्टोरेज कम होगा तो हीट कम लेगा कि ज़्यादा होगा, हीट भी तो कम होगा ना, बिजली की खपत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्पीड भी ज़्यादा हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर ज़्यादा तेज काम करता था। स्टोरेज को भी बढ़ाया गया। इसमें क्या था, देखो प्राइमरी मेमोरी के आधार पे और सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी का प्रयोग हुआ। इसमें चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसमें सुधार किया गया, लेकिन फिर भी इसका साइज बड़ा था, उसकी तुलना में छोटा था फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन फिर भी इसका साइज क्या था बेटा, बड़ा था। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 3600, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन में सुधार तो आया, लेकिन इतना सुधार नहीं आया कि हम और आप उसको प्रयोग कर सके, है ना। फिर भी ये हमारे पहुंच के बाहर था, आम आदमी की पहुंच के बाहर था, क्योंकि इसके अंदर कोई यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी कमियों को दूर किया। तो एक तरह से हम लोग तुलनात्मक अंतर रख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में। अब देखिए वो सारी कमियां जो सेकेंड जनरेशन में थी, यानी कि अभी भी क्या था, उसकी तुलना में छोटा था, लेकिन अभी भी साइज क्या था, बड़ा था, ठीक है। अभी भी साइज बड़ा था, अभी भी हीट जनरेट हो रहा था, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा था उससे फास्ट हुआ, लेकिन फिर भी अभी ये स्लो था, जितना एक्यूरेट होना चाहिए तो उतना नहीं था, है ना। यानी अभी भी इसके अंदर कमी थी। अब इस कमी को दूर किया गया 1964 से लेकर 1975 के कंप्यूटर में, जिसको हम लोग तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि सेकेंड जनरेशन के बाद कौन सा जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी, ठीक है, जिसका कार्यकाल क्या है बेटा, 1964 टू 1975, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि अब हमको पता है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन चार्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब कंपैरिजन करोगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए कंपैरिजन में सबसे पहला चीज़ मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले बात होगी टेक्नोलॉजी की, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी क्या थी। तो सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या थी बेटा, ट्रांजिस्टर था ना। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया आईसी से, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आई फॉर इंटीग्रेटेड और सी फॉर सर्किट। ये आईसी इतना पॉपुलर था कि आज भी बहुत अच्छे लेवल पे यूज होता है, और इसका साइज ट्रांजिस्टर से भी बहुत छोटा होता है। ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, दैट इज आईसी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 पिन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। ये जो पिन्स दिख रहे हैं, हर एक पिन का अपना एक वर्क होता है। यानी कि आईसी लाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ये पिन नहीं है, ये हर एक पिन का अपना एक वर्क है। यानी कि साइज उसकी तुलना में बहुत छोटा हो जा रहा था हमारे सिस्टम का। ये आईसी उसकी तुलना में काम 9 गुना कर रहा था और साइज उससे हो गया काफ़ी
छोटा, जो हमको चाहिए था, है ना। यही लिखा है यहाँ पे कि आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अब सोचिए, जहाँ वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया जा रहा था, वहाँ एक आईसी के अंदर हजारों ट्रांजिस्टर का यूज किया जा रहा था। यानी कि 1000 ट्रांजिस्टर अलग अलग लगाओगे तो उसका साइज, और एक छोटे से आईसी में वो 1000 ट्रांजिस्टर का गुण डाल दिया गया, तो सोचो साइज कितना कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो आज जो हम लोग कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत 3rd जनरेशन से हो गई थी, क्योंकि यही वो जनरेशन था जिसमें सबसे पहली बार GUI टेक्निक यूज की गई थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि पहली बार आपका माउस कीबोर्ड का प्रयोग इसी जनरेशन में किया गया। सोचिए, इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उसके अंदर ना तो माउस था, ना ही कोई कीबोर्ड्स होते थे। यानी कि सारी प्रोग्रामिंग के लिए आपको 2 अलग अलग डिवाइस यूज करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या था, कीबोर्ड और माउस। यानी कि एक तरह से ये हमारे लिए, आम आदमी के यूजर फ्रेंडली हो गया, और इसीलिए यहाँ पे टेक्निक को नाम दिया गया GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर मतलब हम लोग, हमारे हिसाब से एक इंटरफेस दिया गया, जिसको आप लोग, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हो कि कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज, अब देखिए लैंग्वेज अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तभी आपको नहीं पता होगा कि सर ये लैंग्वेज आप क्या बोल रहे हैं, हाई लेवल लो लेवल। जब हम लोग इस लैंग्वेज पे आएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या है ना। तत्काल में अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, खुद से आप लोग एक तुलनात्मक अंतर समझ सकते हो। जैसे ही साइज इतना छोटा हुआ तो क्या क्या हुआ होगा। अगर साइज छोटा हुआ तो मुझे ये बताओ, क्या हीट कम नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। क्या स्पेस कम नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। इसके अलावा कॉस्टिंग क्या कम नहीं हुई होगी, खर्चा भी तो कम हुआ होगा ना बनाने में। इसके अलावा स्पीड ज़्यादा हो गया, है ना, सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे एक आईसी के अंदर कई हजार ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो सोचो स्पीड कितना बढ़ गया, और साथ में मेमोरी स्टोरेज को भी बढ़ाया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आईसी के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, गति तीव्र हो गई, मेमोरी बढ़ गई और लागत में कमी आ गई। जो वहाँ पे एक पॉइंट में दे दिया, आप उसको पॉइंट वाइज बता सकते हो। ठीक है, कि कॉस्टिंग कम हो गया, लो कॉस्ट हो गया, स्पीड फास्टर हो गई, मेमोरी स्टोरेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसमें कौन सा प्रयोग किया गया, याद रखना है। तो सबसे पहला था हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में था ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन में क्या आ गया, आईसी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जनरेशन आया 4th जनरेशन कंप्यूटर। देखिए, ये वो जनरेशन है जहाँ पे हम और आप हैं, अभी नहीं, लेकिन जहाँ पे आम लोगों के हाथ में कंप्यूटर आ गया था, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी आई, दैट इज VLSI, है ना। यहाँ जो 4th जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो क्या था, VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट यहाँ भी है, लेकिन एक वेरी लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे उसका को इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, और इसी VLSI को एक साथ आप लोग प्रोसेसर कहते हो, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। चूँकि बहुत बार बच्चे से पूछा जाता है तो डायरेक्टली बोल देता है कि सर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसी VLSI को टेक्निक्स को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर। जैसे मैं एक सवाल करूं कि बेटा, अगर आप लोग, मैंने एक सवाल पहले भी शायद किया था आप लोगों से, कि अगर आप मार्केट में लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आप क्या जाके देखोगे दुकान पे। अगर आपको लैपटॉप अपने लिए परचेज करना हो तो आप उसके अंदर क्या जाके बोलोगे दुकानदार को कि मुझे कैसा लैपटॉप चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और आकृति तो कोई मतलब नहीं रखता है ना। तो लैपटॉप में हम जाके क्या देखते हैं, उसके फीचर्स को, और फीचर्स का मतलब है हमें प्रोसेसर चेक करना है सबसे पहले। इसीलिए सबसे पहले जाके लोग कहता है कि नहीं, मुझे i3 चाहिए, मुझे i5 चाहिए, मुझे i11 प्रोसेसर चाहिए, मुझे डुअल कोर चाहिए। तो ये सारे क्या है, प्रोसेसर का नाम है।
जो प्रोसेसर्स पे ही आपका सारा कंप्यूटर डिपेंड करेगा, उसकी स्पीड कितनी है, उसका स्टोरेज कितना है, हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हमको दिखने में कलर चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको कंप्यूटर से काम न करना है कि हमको उसका कलर देखना है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर पहला माइक्रोचिप 1970 में एक बहुत बड़ी कंपनी इंटेल, जहाँ लिखा है इंटेल 404 तैयार किया गया। इंटेल एक बहुत बड़ी माइक्रोचिप कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो। ठीक है, इंटेल के मैक्सिमम माइक्रोचिप और जो मदरबोर्ड होता है वो इंटेल का ही आते हैं। तो इंटेल ने सबसे पहले ये माइक्रोचिप तैयार किया था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लग गया। अब देखिए क्या लिखा है, 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 1 इंच का चौथाई भाग, अगर हमारा ये 1 इंच है, इसका 1/4 भाग, इतने में लाखों ट्रांजिस्टर डाले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा साइज हो गया होगा और उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी सिस्टम की, है कि नहीं? तो अब हमारे पास वो कंप्यूटर आया जिसकी कल्पना हमने की थी कि हम एक टेबल पर रख के, हम हैंड में रख के कंप्यूटर को प्रयोग कर ले। और यही वो जनरेशन था जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, मोबाइल जो भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं ना, इस जनरेशन में सारी चीज़ें आ गई थी। यानी कि 4th जनरेशन वो जनरेशन है जहाँ पे आम आदमी की पहुँच में कंप्यूटर आ गया, पर्सनल कंप्यूटर। हम लोग, आप लोग घर पे बैठ के आसानी से उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना? और उसका रीज़न क्या था? VLSI टेक्निक्स, माइक्रो प्रोसेसर का आना। अब इसके कारण क्या हुआ, देखिए साइज बहुत ही छोटा हो गया, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आने लग गया। एक टेबल पर रख के, एक हैंड में रख के आप यूज कर पा रहे थे। स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत ही एक्यूरेट हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि हर वो कमी जो हमने सोचा था दूर करने का, हमने इसमें दूर कर दिया, है ना? और अभी भी बहुत सारे लोग 4th जनरेशन कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5th जनरेशन में जो हम बात कर रहे हैं AI की, वो सारी चीज़ें बहुत लोग आज भी उसको यूज़ नहीं करते। यानी कि 4th जनरेशन कंप्यूटर अपने आप में इनफ था हमें सारी सुविधाओं को देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, साइंटिस्ट या रिसर्चर, डेवलपर्स वो शांत नहीं बैठते हैं, वो हमेशा नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। एक टेक्नोलॉजी आती है तो अगले टेक्नोलॉजी की खोज में लग जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वो रुके नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे सुधार हुए जो हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर में देखेंगे। ठीक है, तो ये था 4th जनरेशन। इसके बाद आपका आया, देखिए ऐसा होता है माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कितना छोटा सा है। और देखिए इसीलिए हमारा ये डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसके बारे में बात की थी अभी आप लोग को। इसके बाद देखिए 1989 से लेके अभी तक करेंटली हम लोग जो भी सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज अ 5th जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा कौन सा जनरेशन है बेटा? 5वां जनरेशन। इसमें क्या किया गया है कि VLSI को चेंज कर दिया गया है ULSI टेक्निक्स के अंदर। क्या कर दिया गया है? VLSI को बदल दिया गया है किसके अंदर? ULSI के अंदर। अब ये ULSI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बेटा U फॉर अल्ट्रा, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल एंड I फॉर इंटीग्रेटेड। यानी कि सारे वर्ड्स मैच कर रहे हैं, V के जगह पे U आ गया है। नहीं तो V क्या था? वेरी, और U क्या है? अल्ट्रा। अल्ट्रा किसके लिए यूज करते हैं? और छोटा और तेज, यानी कि एक तो पहले से छोटा और उसको भी छोटा कर दिया गया, अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज फीचर्स कर दिए गए जो हमारा अब का जनरेशन कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो क्या लिखा है? ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है, यानी कि चल रहा है, अभी भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने अभी क्या बोला था आप लोग को कि 4th जनरेशन ही वो जनरेशन है जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल गए। तो अब जो लोग सोच रहे होंगे डेवलप करने का, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो क्या काम करेंगे? तो जो मैंने कुछ कंप्यूटर की आपको कमियां बताई थी, उसके अंदर सबसे पहली कमी क्या थी हमारे पास कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है ना? हमारी तरह वो खुद से सोचना और समझना उसके पास नहीं है। अब प्रोग्रामर लोग, डेवलपर लोग इसमें भिड़ गए कि भैया इनके अंदर कुछ ऐसा डालो कि ये भी हमारी तरह सोच और समझ पाए। इसीलिए अब बात आ रही है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि जो, देखिए इंटेलिजेंस वर्ड हमारे लिए बनाया गया था, इंसानों के लिए। तभी तो कहा, पूछते हैं ना लोग कि बेटा तुम्हारा IQ लेवल कितना है,
पूछा जाता है ना सवाल में, किसका IQ चेक करते हैं, तो IQ का मतलब क्या होता है, तुम्हारा बुद्धि चेक करते हैं, बुद्धि परीक्षण, कि कौन कितना सोच सकता है, कितनी सोचने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। ये फीचर्स कंप्यूटर के अंदर डाला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लाइक अभी 2 सालों से हर जगह मार्केट में चल रहा है चैट GPT, है ना, चैट GPT की चर्चा हो रही है हर जगह। व्हाट्सएप ने अपना नया Copilot लॉन्च कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट आ रहा है Copilot, ठीक है। ये आप जो ब्राउज़र देख पा रहे हो, तो हर कंपनी अपना अपना AI लॉन्च कर रहा है। आखिर ये क्या है? जैसे आप लोग चैट GPT इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसमें जब बच्चे शुरू में यूज कर रहे थे या लोग यूज कर रहे थे, इसके अंदर कोई क्वेश्चंस डाल रहे थे कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लिख के दो, मुझे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के दो, मुझे एक PDF फाइल लिख के दो। जो काम हम करते हैं वो काम वो करके देने लग गया खोज के, यानी कि उसने सोचा समझा तभी तो आपको आंसर दिया, है कि नहीं। तो जो फीचर्स उसके अंदर नहीं थे वो इसके अंदर डाले जा रहे हैं। प्लेन के अंदर आप लोग सुनते हो ऑटो पायलट, गाड़ियों के अंदर ऑटो पायलट मोड आ रहा है। ऑटो पायलट मतलब क्या होता है कि गाड़ी को एक स्पीड में जाके छोड़ दीजिए, वो अपने आप ड्राइव करेगा, चलेगा। तो आखिर ये कैसे चलेगा? सेंसर्स पे आप जाते हैं, सेंसर पे दरवाज़ा खुल जाता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आखिर वो खुद से कुछ तो काम कर रहा है ना। तो यही सारी टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ जो आपको फिगर्स दिखाया जा रहा है ना, देखिए ये इसकी तरह सोच रही है, इसमें आँख से आँख लगा रही है। जैसे हम लोग लड़ते हैं ना, कभी कभी कंपटीशन करते हैं कि चलो देखते हैं किसकी पलक पहले झपकती है, ठीक है, आँख में आँख लगाते हैं। तो ये सिर्फ इंसान कर सकता था, देखो अब रोबोट कर रहा है। अब रोबोट से इंसान लड़ाएगा तो रोबोट हारेगा? नहीं हारेगा, ठीक है उसमें। लेकिन इसके अंदर अब इमोशंस डाला जा रहा है। एक मूवी आई है रोबोट, आई थी, रोबोट का 2 पार्ट लॉन्च हुआ है, रोबोट और रोबोट का 2.0। आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो फर्स्ट पार्ट में बड़ी अच्छी मूवी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर दिखाई गई है। मूवी की तरह देखिए तो एंटरटेनमेंट मिलेगा, साइंस की तरह देखिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो उस मूवी में यही चीज़ें दिखाई गई है कि देखे होंगे जो सेकेंड हाफ था, जब उसके अंदर जो चीटी था कलाकार, उसके अंदर जब इमोशंस को डाला गया तो क्या कर रहा है, वो उसको उसी के गर्लफ्रेंड से लव हो गया, है ना, और उसके चक्कर में वो तोड़फोड़ करने लगा, डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो वहाँ एक चीज़ें को देखो, उसको टेक्नोलॉजी की तरह सोच के देखो कि वो AI का इम्पैक्ट क्या आया। हमने उसको क्यों बनाया? ताकि हमारी हेल्प करे। उसने क्या किया? उस फीचर्स का गलत दुरुपयोग किया, क्योंकि वो मशीन है और मशीन और हम में अंतर है ना। हम सिर्फ एक ही इमोशंस लेके नहीं चलते हैं, हमारे अंदर ड्यूअल इमोशंस होते हैं, लेकिन मशीन में एक ही इमोशंस आया। वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था कि किसी को मारेंगे तो चोट लगेगा, और चोट लगेगा तो दर्द का एहसास होगा। हम समझते हैं ना। तो देखिए कहीं ना कहीं भले ही AI की हम बात करें, इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, पर ठीक है, मैं आपको अभी निगेटिव इम्पैक्ट समझाने नहीं बैठा हूँ। अभी बस मैं आपको टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो यही समझ लीजिए कि क्या लिखा है, ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे। यानी कि हमारी तरह सोचना, समझना, बात करना, इमोशंस, ये सारे फीचर्स कौन सी में लॉन्च किए जाएंगे बेटा? 5th जनरेशन के अंदर। और ये प्रोसेसिंग में है, ये अभी भी डेवलपिंग फेज में चल रहा है। अभी भी कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं जो इसके पीछे लगे पड़े हैं कि भैया एक ऐसा लॉन्च कर ही दे जो इंसान ही बन जाए, ठीक है, यानी कि हमारी तरह वो हर वो काम करे जो हम करते हैं। अब उसके आगे क्या होगा वो तो बाद फ्यूचर बताएगा, लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे फीचर्स लॉन्च हो गए हैं जो AI है। तो अब आप लोग जो भी आगे स्टडी करोगे AI के फॉर्म में करोगे। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि अगर मैं एक साथ समराइज करूँ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक साथ समराइज करूँ तो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या याद रखना है आपको, जनरेशंस वाइज टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या था बच्चा? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन क्या था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन क्या था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। फोर्थ जनरेशन क्या था? VLSI। और फिफ्थ जनरेशन है आपका ULSI, ठीक है। और एक जनरेशन्स का आप लोग जो पॉइंट नोट करोगे ना, उसी से कंपैरिजन करते हुए आपको सारे जनरेशन्स लिख लेने हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द ऑल द 5th जनरेशन्स पॉइंट वाइज, एंड टुमारो यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक। कल मैं आपकी कॉपी देखूंगा कि आप क्या लिख के लाए हैं, ठीक है। इस 5 जनरेशन्स को पॉइंट वाइज आपको लिख के लेके आना है,
अगर इसमें कोई डाउट होगा तो हम फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको पहले करना है, क्योंकि देखिए आप रिवाइज़ नहीं करेंगे ना घर पे तो सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है।